प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी पाठ्यक्रम का हिस्सा क्षितिज भागदौड़ नामक पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गद्य विधा के तहत आपके पाठ्यक्रम में प्रसिद्ध लेखिका जो कि नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं और मन्नू भंडारी, उनके जो आत्मकथा है जो कि आत्मकथ्य के रूप में कही जाती है, उनकी ये जो आत्मकथा है व्यास सम्मान से अलंकृत ये जो उनकी आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, इस कहानी का जो सारांश है अर्थात इस आत्मकथा का जो सार है और उससे संबंधित जितने भी आपके पाठ्यपुस्तक पर आधारित जो प्रश्न पत्र हैं, जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत जिनकी गिनती की जाती है और वो सभी प्रश्न आपके सारांश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी मान्यता है, विश्वास है कि आप पूरे इस सारांश को सुन करके और पढ़ करके आप इस पाठ का कोई भी कोना आपसे अछूता नहीं रहने वाला है और आप अपने प्रश्न पत्र में यदि इस पाठ से संबंधित कुछ भी आता है तो आप उन प्रश्नों को पाठ के सारांश के आधार पर अपना अच्छा प्रदर्शन उनके प्रति आप कर पाओगे। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस पाठ के सारांश को जो कि आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की और इसका नाम है एक कहानी यह भी। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इसे। प्रिय विद्यार्थियों, जब पाठ की शुरुआत होती है, इस आत्मकथ्य की जो शुरुआत होती है, आत्मकथा की जो शुरुआत होती है, वह अपने अनुभवों को लेखिका बताती है कि जो वो बचपन में जिनका जन्म वैसे बताया गया है कि लेखिका का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश राज्य में भानपुरा गांव है, मंदसौर ज़िले में, वहाँ हुआ था। लेकिन कुछ समय के पश्चात और इनके जो पिताजी हैं वो अजमेर आकर रहने लग गए थे, तो वहाँ अजमेर में रहने की जो स्थिति है, आवास की जो स्थिति है और पिताजी का जैसा वहाँ पर आकर के स्वभाव है, कैसी व्यस्तता है, बेतरतीब तरीके से अपना जीवन यापन वो करते हैं और किन किन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं, उसका वर्णन प्रारंभिक अंशों में जो पाठ का प्रारंभिक अंश है उसमें किया गया है। तो उसमें बताया गया है विद्यार्थियों की अजमेर स्थित जो ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, ब्रह्मपुरी जो मोहल्ला है, उसमें रहने का चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें देखने को आगे मिलता है कि वो 2 मंजिला मकान में ऊपर रहते थे और वहाँ पर केवल कुछ ही चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती थी। जो पिताजी का कमरा था वहाँ अस्त व्यस्त पुस्तकें रखी हुई रहती थीं, अखबार यानी कि समाचार पत्र भी वहाँ रखे हुए रहते थे बेतरतीब तरीके से। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया है। आगे चलकर विद्यार्थियों, लेखिका ने अपने पिताजी का जो स्वभाव है उसके बारे में परिचय प्रदान किया है, अपनी माता का परिचय भी उन्होंने दिया है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि उनके पिताजी का जो उदार स्वभाव है, उदार तो है क्योंकि वो कुछ बच्चों को परीक्षा से पहले उनका भविष्य निर्माण के लिए जो कि केवल उनके संपर्क में थे और ये जानते थे कि इनकी क्षमता इस प्रकार की नहीं है और ये अच्छा प्रदर्शन बच्चे अपने जीवन में कर सकते हैं, तो अपने घर पढ़ाने के लिए उनको घर ही रख लेते थे और उनका ध्यान भी वो रखा करते थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी वो उदार प्रवृत्ति के भी थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्या उनके जीवन में आई थी कि वो धीरे धीरे क्रोधी स्वभाव के और अहमवादी स्वभाव के वो हो गए थे। विद्यार्थियों, हुआ ये था कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने अपने मित्रों पर और जिनके साथ उनकी ज़्यादातर बैठकें हुआ करती थी, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था और धीरे धीरे उनका जो धन के क्षेत्र में जो अर्जन है वो नहीं हो पाया था और कुंठा उनके मन में जागृत हो गई थी। इसलिए उनका जो स्वभाव था वो कुछ क्रोधी हो गया था और अहमवादी प्रवृत्ति भी उनमें जागृत हो गई थी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, माँ का स्वभाव भी उन्होंने लेखिका ने बताया है कि दिन भर पिताजी के आदेशों का पालन करना और हम सभी 5 भाई बहनों की का ध्यान रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिन भर वो काम करती रहती थी। यहाँ लेखिका ने विद्यार्थियों को बताया है कि उनकी जो माँ है वो अनपढ़ थी, लेकिन गृहिणी के नियमों का वो पूरी तरह से वो पालन वो महिला करती थी। यहाँ
बताया गया है विद्यार्थियों कि पिताजी का जो आर्थिक नुकसान है उसके कारण, आर्थिक नुकसान बहुत हुआ था उन्हें, इसलिए इंदौर से अजमेर आ गए थे वो। और अजमेर में आकर अकेले ही वो एक कार्य में संलग्न हो गए थे। अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश यानी कि जो विषयवार था उसको बनाने में वो उस अधूरे काम को आगे बढ़ने का प्रयास वो करने लगे थे। लेखिका ने इस संबंध में ये भी बताया है कि जो शब्दकोश अंग्रेज़ी हिंदी का जो डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश वो बना रहे थे, तो ये पहला अपने तरह का एक अकेला शब्दकोश था। इस शब्दकोश निर्माण ने क्या किया विद्यार्थियों की यश प्रतिष्ठा तो बहुत दिलाई, उनका नाम हो गया कि इतनी अच्छी रचना उनके द्वारा की गई है, लेकिन धन प्राप्ति के हिसाब से उनका जो आर्थिक पक्ष था वो इस शब्दकोश के छप जाने के पश्चात भी, बन जाने के पश्चात भी उनका जो अर्थ पक्ष था वो मजबूत नहीं हो पाया था। अब हुआ ये कि विद्यार्थियों की आर्थिक तंगी के कारण उनका जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व का जो सकारात्मक पहलू था वो धीरे धीरे हाशिए पर आ गया था। अर्थात वो जो सकारात्मक पक्ष था उसमें कुछ नकारात्मक पहलू भी प्रवेश कर गए थे, जैसे कि व्यवहार का शक्की हो जाना, क्रोध के अंतर्गत यानी कि क्रोध की भावना का जागृत हो जाना। तो ये सभी कारण जो हुए थे वो आर्थिक तंगी के कारण विद्यार्थियों हुए थे। यहाँ नवाबी आदतें जो उन्होंने सुखभोग पाया था वहाँ इंदौर में, और धीरे धीरे जब धन की कमी और पैसे की किल्लत उनके सामने आई थी तो वहाँ पहले से बनी हुई जो उनकी नवाबी आदतें थीं और अधूरी रह गई उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके कारण, ऐसी स्थिति के कारण उनका जो क्रोध था वो विस्तृत हो गया और धीरे धीरे उनकी जो माँ थी लेखिका की मन्नू भंडारी की, उस पर वो भारी पड़ने लगा था। यहाँ स्वयं के बारे में भी लेखिका ने, मन्नू भंडारी जी ने बताया है कि वो बचपन में ही काले रंग की यानी कि सांवली थी, दुबली और मरियल थी, यानी कि शारीरिक दृष्टि से वो कमज़ोर थी। इसकी तुलना में उसकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो गोरी थी, स्वस्थ थी और हंसमुख स्वभाव की थी। अब यहाँ पर पिता के द्वारा उन दोनों बहनों की तुलना यहाँ पर की जाती है और सुशीला की प्रशंसा बहुत किया करते थे, इसलिए लेखिका में हीन भावना जागृत हो गई थी कि लेखिका की तुलना सुशीला यानी कि उसकी बड़ी 2 साल बड़ी बहन थी, उसकी जो तुलना उसके साथ लेखिका के साथ किया करते थे। तो धीरे धीरे वहाँ लेखिका के मन में जो अहम वो जो भावना थी, गलत भावना थी, वो यहाँ पर जागृत हो गई थी और हीन भावना जिसे कह सकते हैं वो यहाँ पर लेखिका के मन में घर कर गई थी। यहाँ पिताजी शक्की स्वभाव के थे, उसका एक कारण था कि बहुत से जो लोग थे अपनापन लिए हुए, उनके विश्वासघात के कारण उनके मन में शक जैसी जो दुर्भावना है वो घर कर गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बताया गया है कि उनकी जो माँ थी, लेखिका की मन्नू भंडारी की जो माँ थी, वो धैर्यवान और सहन शक्ति वाली महिला थी। लेखिका बताती है कि 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी है। अपने बचपन के खेलों का जिक्र भी उन्होंने किया है कि वो बचपन में अपने भाइयों के साथ में बहुत से खेल खेला करती थी, उसमें गुल्ली डंडा और पतंग उड़ाने का खेल प्रमुख रूप से सामने आया है। यहाँ उस ज़माने में जो घर की दीवारें हैं वो घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, सीमित नहीं होती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक वो दीवारें फैली हुई थी। कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही हो गए थे। ऐसी स्थिति का वर्णन, उस समय की ऐसी सामाजिक स्थिति का वर्णन, रहन सहन का वर्णन, सामाजिकता के तहत जो स्थितियां थीं उसका वर्णन लेखिका ने किया है कि वो किसी भी घर में आ जा सकती थी कभी भी। उनके लिए दीवारें जिस प्रकार से वर्तमान जो समय है, आधुनिकता का समय है, इसमें बंद घर हो जाता है, उसमें कहीं दीवारें निश्चित हो जाती हैं, एक सीमा, बाउंडेशन वहाँ पर गिर जाती है। तो ऐसा कुछ उस समय नहीं था और जब उनका बचपन यहाँ अजमेर में बीता था तो इस प्रकार से पूरे मोहल्ले तक उनकी दीवारें हैं फैली हुई थी और वहाँ प्रवेश ऐसा लगता था कि पूरा जो समाज है, मोहल्ले में रहने वाला समाज है, वो अपने ही परिवार का हिस्सा हो, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। यहाँ विद्यार्थियों, इतना कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आधुनिक जो जीवन शैली है उस पर, रहन सहन की जो शैली है आधुनिकता के प्रभाव से, उस पर व्यंग्य लेखिका के द्वारा किया गया है कि यहाँ लेखिका मानती है कि आधुनिक जो जीवन शैली है वो, उसने आधुनिकता के दबाव में महानगरों में जो फ्लैटों में जो व्यक्ति रहते हैं, उन फ्लैटों में रहने वाले व्यक्तियों को हमारे इस परंपरागत, जो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पड़ोस कल्चर। पड़ोस कल्चर यानी कि पड़ोस की संस्कृति, कि पड़ोसी
किस प्रकार से सुख दुख में काम आते हैं, ऐसी पड़ोसी कल्चर के बारे में यहाँ बताया गया है। ये जो फ्लैटों की जो संस्कृति है, आधुनिकता का जो प्रभाव है शहरीकरण के कारण, उसमें इस पड़ोस कल्चर को विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित बना दिया था, असहाय बना दिया था और असुरक्षित बना दिया था, ऐसा विवरण यहाँ लेखिका के द्वारा दिया गया है। लेखिका बताती है कि उनकी कम से कम जो 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के जो पात्र हैं, जो कहानियाँ लेखिका के द्वारा लिखी गई थी, वो उन्हीं उस मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों के नामों से वो मेल खाती हैं, अर्थात वही नाम उन्होंने अपनी कहानियों में लिखे हैं। कम से कम 12 कहानियाँ ऐसी बताती हैं लेखिका कि उनके मोहल्लों में रहने वाले व्यक्तियों के जो नाम हैं, वो नाम आगे चल करके उनकी कहानियों के पात्रों के नाम के रूप में व्यवस्थित हो गए हैं। यहाँ आया है एक उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था प्रसिद्ध महाभोज, उसमें दाह साहब जो चरित्र है, पात्र है, वो यही दाह साहब जो यहाँ इनके अजमेर में जो मोहल्ले में उनकी वो जो उनकी जहाँ घर था उनके आसपास रहने वाले उस मोहल्ले में दाह साहब का चरित्र चित्रण जो है वो व्यक्ति वहाँ पर दाह साहब नाम से था, तो वही दाह साहब वहाँ महाभोज में वो पात्र के रूप में उभर करके आते हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, एक स्थान पर बीच में एक शब्द भी आया था भटियार खाना। तो यहाँ क्या है कि भटियार खाना क्या था कि उनके जो पिताजी थे लेखिका के, यानी कि मन्नू भंडारी के, वो रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना का मतलब होता है कि जहाँ हमेशा ही, यानी कि सदैव ही भट्टी या चूल्हा चढ़ा रहता हो, हमेशा चूल्हा बंद ही नहीं हो, जलता ही रहता हो, और जहाँ पर बहुत शोरगुल भी होता हो, ऐसी स्थान को वहाँ भटियार खाना कहा गया है। उस समय आगे उन्होंने वर्णन किया है सामाजिक स्थिति का। प्रिय विद्यार्थियों, को कहा गया था कि उस समय लड़कियों की जो शादी की उम्र थी, या तो 16 वर्ष की उम्र प्राप्त करना या मैट्रिक परीक्षा पास करना, ये उस समय स्थिति थी। तो उनकी जो 2 साल उनसे बड़ी बहन थी, वो इस योग्यता को प्राप्त कर गई थी, यानी कि 16 साल की उम्र और उनकी मैट्रिक परीक्षा पास करना। तो उसका विवाह कर दिया गया, कलकत्ता में उसका विवाह कर दिया गया, वो ससुराल चली गई थी। और जो दोनों बड़े भाई थे वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत एक शब्द और आया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, शगल। शगल का अर्थ होता है मन बहलाव का कार्य, यानी कि मन बहलाने के लिए कोई कार्य करना। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग दिया हुआ है कि घर पर राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े रहते थे। ऐसी स्थिति थी उन मन्नू भंडारी के घर में कि उनके पिताजी के पास में उस कमरे में बहुत से पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के लोग उस समय आते रहते थे और राजनीतिक चर्चाएं वो किया करते थे। तो वहाँ पर उन राजनीतिक चर्चाओं में बहस करना उनके पिताजी का शगल था। शगल यहाँ आया है विद्यार्थियों, मन बहलाने का कार्य। वो पिताजी उनके जो थे मन्नू भंडारी के, अपने मन को बहलाने के लिए वो क्या करते थे, ऐसे बहस करने का, राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं थी उनमें बहस करने का काम वो किया करते, अर्थात अपने मन को बहलाने के लिए वो इस प्रकार से चर्चाएँ किया करते थे। जब विद्यार्थी, इसमें आगे बताया गया है कि जब वो व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे, मित्र जो थे पिताजी के, जो वो इकट्ठे होते थे, तो उसे चाय पानी देने के लिए मन्नू भंडारी को जाना होता था। और जब वो वहाँ पहुँचती थी तो उसके जो पिताजी थे वहाँ कुछ समय के लिए बैठने के लिए वो कहते थे कि आपको यहाँ हमारी सभी की बातें जो हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित जो बातें हैं आपको सुननी चाहिए, इसलिए उनको वो बैठा लेते थे। आगे राजनीतिक वार्तालाप सुनने के लिए बैठने पर जोर दिया करते थे। यहाँ जो प्रमुख रूप से बातें हुआ करती थी, उस समय 1942 का जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस पर ये ज़्यादातर चर्चाएं हुआ करती थी। यहाँ आगे एक जो प्रमुख बिंदु के रूप में आता है, इसका जो प्रमुख जो बिंदु है इस पाठ का, इस आत्मकथा का, वो ये है विद्यार्थियों, इनका परिचय हुआ था हिंदी की जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। उनके संबंध में इनके बहुत ही अच्छे विचार हैं और बहुत सी साहित्य की और जो जुड़ाव हुआ था इन्हीं हिंदी की प्राध्यापिका के माध्यम से ही, शीला अग्रवाल के माध्यम से विद्यार्थियों, जो लेखिका है मन्नू भंडारी, उनका जुड़ाव हुआ था। उन्होंने उनसे क्या क्या सीखा, क्या क्या सहयोग उनकी तरफ से मन्नू भंडारी को मिला था, इन चीज़ों का वर्णन भी लेखिका ने इस प्रकार किया है कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ ककेरा वर्णमाला सीखी थी उसने, ककेरा यानी कि कैसे है तक के वर्ण, यानी कि वर्णमाला जो होती है हिंदी की, वो उन्होंने वहीं स्कूल से सीखी थी, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल। तो वो 1945 में धीरे धीरे आते हुए वो एक कॉलेज के रूप में स्थापित हो गया था, यानी कि स्कूल अब क्या बन गया था, कॉलेज बन गया था।
तो साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराने का कार्य माना है लेखिका ने उन्हीं कॉलेज में हिंदी की अध्यापिका जो थी शीला अग्रवाल, उसको मनाया है कि उन्होंने ही साहित्य की दुनिया में उन्हें प्रवेश करने का अवसर दिया था। वो पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में उन्होंने बदला। जो क्रम था, लेखिका बहुत पढ़ती थी, लेकिन शीला अग्रवाल ने ही, जो कि हिंदी की अध्यापिका थी, जिनका प्रभाव उस लेखिका पर पड़ा था, तो उन्होंने समझाया था पढ़ना तो है लेकिन चुनाव करके पढ़ना है। यानी कि क्या पढ़ना है ये आपको देखना है, कौन सी चीज़ें आपको पहले पढ़नी है, कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी है। तो चुनाव करके पढ़ने में उस क्रम को बदल दिया था। स्वयं चुन चुन कर पढ़ने हेतु वो पुस्तकें लेखिका को उपलब्ध करवाया करती थीं। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें भी किया करती थीं ताकि उनकी जो तार्किक क्षमता है, तार्किक जो शक्ति है, वो साहित्य की तरफ बढ़ सके। साहित्य की दुनिया में व्यापक प्रवेश कराने का जो कार्य है उनकी हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल के द्वारा कराया गया। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, लेखिका ने अपने द्वारा पढ़ी गई कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं कि जैनेंद्र, जो कि हिंदी गद्य के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं, उनका जो उपन्यास था सुनीता, उसको पढ़ा सबसे पहले उन्होंने। तो उसको बहुत अच्छी चीज़ें उसमें जो सीखने को मिली थी, वो जो साहित्य को पढ़ने के प्रति जो आकर्षण था, वो उसका एक कारण था कि जो सुनीता उपन्यास था जैनेंद्र का, उसमें छोटे छोटे सरल और सहज वाक्य शैली में उन लेखन शैली से छोटे छोटे वाक्यों वाली लेखन शैली से वो लेखिका प्रभावित हुई थी। उसके बाद में उन्होंने गे के द्वारा लिखित शेखर एक जीवनी, नदीम के दीप, ये दोनों जो काव्य हैं वो पढ़े थे। यहाँ त्यागपत्र जो जैनेंद्र का है वो पढ़ा, और चित्रलेखा जो भगवती चरण वर्मा की कृति है उसको उन्होंने पढ़ा था। तो इन 4-5 जो कृतियाँ हैं उनके बारे में लेखिका ने अपने पढ़ने के कौशल को जो पढ़ा था वो चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ आगे बताया गया शीला अग्रवाल के बारे में, हिंदी की जो अध्यापिका थी उनके बारे में बताया गया है कि वो जो शीला अग्रवाल की जो जोशीली बातें थीं, उन बातों ने लेखिका की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। अर्थात उनका जो जोश था देश प्रेम के प्रति, वो और भी ऊंचा कर दिया उसका स्तर। यानी कि वो इस प्रकार से देश प्रेम के प्रति जोशीली बातें वो किया करती थी, अंग्रेजों के विरोधी जो बातें किया करती थी, उन बातों से लेखिका के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो जोशीली स्थिति में आ गई थी और अपने देश को बचाने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करती रही। अर्थात उस समय प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण से जुड़ना उस समय हर युवा का उन्माद ये बन गया था। तो उन्हीं उन्माद की स्थिति में, उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं कार्यक्रमों में वो भी संलग्न रहने लगी विद्यार्थियों। यहाँ एक दिन क्या हुआ है विद्यार्थियों, अपना विवरण यहाँ बताया है कि वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उनके पिताजी, लेखिका के जो पिताजी हैं, उनको फ़ोन किया है। तो एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब पता चला मन्नू भंडारी को कि उसकी जो बच्ची है मन्नू भंडारी, उसने कुछ उल्टा सुल्टा काम कर दिया है और वो उसको हटाना चाह रही होगी, ऐसा प्रिंसिपल ने कुछ अनैतिक कार्य के लिए उसको बुलाया गया है कि उसकी बच्ची, पहले तो वो इन बातों को सुनकर के बहुत ही नाराज़ हुए और पहुँचे उनके स्कूल में जा पहुँचे और पिताजी के क्रोध से डर, लेकिन कॉलेज से पिताजी के घर आकर कहा जो कि यही तो देश की पुकार है, इस पर कौन रोक लगा सकता है भला। यानी कि यही तो देश की पुकार है। कि उस समय विद्यार्थियों हुआ ये था कि जो लेखिका थी वो देश प्रेम से भरपूर थी और वो अब नेत्री बन गई थी उन सभी कॉलेज की बच्चियों की, कि जब वो पढ़ाई हुआ करती थी तो उन बच्चियों को एक आवाज़ में ही उस कॉलेज से बाहर निकाल लेती और अंग्रेज़ों के जो विरुद्ध आचरण वो किया करती थी, हड़ताल में, भाषण में उनको इकट्ठी करके, तो उसने समझा प्राचार्य ने उस कॉलेज की ने कि ये इन सभी लड़कियों को बिगाड़ने का काम कर रही है, कॉलेज को बंद करवाना चाहती है, इसलिए इसका नाम ही क्यों ना पृथक कर दिया जाए अनुशासनहीनता के कारण। तो ऐसा जब उसके पिताजी ने देखा तो उसे बड़ा गर्व हुआ कि मेरी बच्ची इतना कि जो बच्चियाँ प्रिंसिपल के कहने पर भी अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं डाल पाती हैं,
तो और एक अकेली मन्नू भंडारी के कहने से और सभी कक्षाएं छोड़ करके बच्चियां उनके साथ हड़ताल करने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए और कॉलेज को छोड़ देती हैं। तो ऐसी चीज़ें बताई गई थी। लेकिन उनके पिताजी ने वहां घर आकर के जो कहा था कि यही तो देश की पुकार है, इस पर कौन रोक लगा सकता है भला। आगे विद्यार्थियों, लेखिका ने अनुभव किया है और एक विवरण भी और भी प्रस्तुत किया है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का जो सिलसिला है वो यहाँ पर किया है कि सभी स्कूल, कॉलेज, दुकान, उनके लिए हड़ताल का आह्वान किया गया और जो हड़ताल में शामिल नहीं हो रहा था उनके पास लड़कों का समूह जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। पिताजी और वो यहाँ पर बताया गया विद्यार्थियों की वो लड़कों के साथ में भी वो उस टीम में शामिल हो गई थी मन्नू भंडारी, और हड़ताल के लिए वो उकसा रही थी, अंग्रेजों के प्रति विरोध करने के लिए बातें वो कह रही थी। तो इस चीज़ को देख करके और पिताजी की एक दकियानूसी शब्द है विद्यार्थियों, पुराने विचारों का, जो रूढ़िग्रस्त व्यक्ति था उसका, उनके पिता का जो मित्र था वो लेखिका की शिकायत लेकर के, मन्नू भंडारी की शिकायत लेकर के उनके पिताजी के पास पहुंच जाता है कि आपकी जो पुत्री है इस प्रकार से भाषण देती रहती है, उसको क्या काम, इस प्रकार की बातों से आपका नाम डुबो देगी, ऐसे बच्चों के साथ में भी घूमती रहती है, हड़ताल करवाती है। तो यहाँ शिकायत लेकर के पहुँचे थे। अब आगे चल करके लेखिका ने बताया कि पिताजी के एक मित्र थे डॉक्टर अम्बालाल, जो कि अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित सामान्य व्यक्ति थे। उसके द्वारा लेखिका की प्रशंसा, उन्होंने बताया कि मैंने आपकी बच्ची का भाषण सुना था, अपनी मातृभूमि के प्रति जो अच्छा भाषण हो सकता है उसने दिया था। तो इन बातों को सुनकर उन अम्बालाल जी, जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सम्मानित व्यक्ति थे अजमेर के, उनके मुख से जब बातें उन लेखिका के पिताजी ने सुनी तो वो उनका जो गुस्सा था वो गर्व में बदल गया है। कहाँ, पहले तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का जो सिलसिला था उसके कारण शिकायतें आई थी, आपकी बच्ची ये करती है, हड़तालें करवाती है, जुलूस में शामिल होती है, भाषण देती है अंग्रेज विरोधी। तो पहले तो पिताजी को गुस्सा था, लेकिन जो अम्बालाल जी आए उनकी बातों को सुन करके सीना उनका गर्व से ऊंचा हो गया है, उनके पिताजी का, और गर्व में बदल दिया गया है। शीला अग्रवाल को लड़कियों से हुड़दंग करवाने का कारण कॉलेज से उनको नोटिस मिल गया था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इस पाठ का ये सारांश था। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं की तरफ जो यहाँ पर आपके इस पाठ में जो प्रश्न महत्वपूर्ण दिए हुए हैं उनसे संबंध में यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है और ताकि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो आगे देखते हैं उन प्रश्नों पर आधारित जो ध्यातव्य बिंदु हैं, ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, उनके आधार पर। यहाँ विद्यार्थी एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन दो व्यक्तित्वों का यानी व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर हमें इस प्रकार से देना है कि वहाँ लेखिका के मन पर जो दो व्यक्तित्व प्रभावशाली हुए थे, उनमें एक तो उनके पिता थे और एक थी उनकी शीला अग्रवाल, जो कि हिंदी की प्राध्यापिका थी। लेखिका के पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा था, पहले तो ये बात आपको देखनी है, इसमें लिखना है थोड़ा सा विवरण। वो ये है कि वो जो उनके पिताजी हैं वो लेखिका को राजनीतिक जो बहस हुआ करती थी उनके घर में, उनमें शामिल होने के लिए और प्रेरित करते थे। इससे देश और समाज के प्रति उनको जागरूक होना पड़ा। अर्थात जो लेखिका है मन्नू भंडारी, वो ऐसी राजनीतिक बातों में, बहसों में शामिल होकर के और वो देश के प्रति और समाज के प्रति जागरूक महिला बन सकी। इसके साथ ही वो रसोई घर और गृहस्थी के कामों से उनको वो दूर रखना चाहते थे। और क्यों दूर रखना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि प्रतिभाशाली जो व्यक्तित्व है वो इन रसोई घर में, गृह गृहस्थी के कार्यों में ज़्यादा उलझ करके वो आगे नहीं बढ़ सकता। एक प्रभावशाली जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है उसका विकास इसी प्रकार के कार्यों में रह करके किया जा सकता है, जो कि देश के लिए, आज़ादी के लिए जो कार्य करे और राजनीतिक बहसों को समझे, उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित हो। दूसरी जो स्थिति आती है विद्यार्थी, वो शीला अग्रवाल की है, जिन्होंने साहित्य की तरफ और जोशीले देशभक्ति की तरफ उनको मोड़ दिया था। और लेखिका को क्रियाशील, जागरूक और आंदोलनकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, वो शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका के, यानी कि वो जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्यरूप देने में सफल हुई
उन्होंने क्रांतिकारी और विद्रोही उनको बना दिया था। और एक साहित्य के प्रति जो झुकाव की जो शुरुआत की गई थी वो भी उन शीला अग्रवाल के द्वारा ही की गई थी। तो यहाँ विद्यार्थियों, वो जो शीला अग्रवाल हैं, हिंदी की अध्यापिका हैं, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा और उनके लेखिका के जो पिताजी हैं उनका भी प्रभाव उन पर, उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। यहाँ एक प्रश्न आया है विद्यार्थियों कि पिताजी ने, लेखिका के मन्नू भंडारी के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है? क्योंकि इसमें बताया गया है विद्यार्थियों की भटियार खाना जो होती है जगह, उसमें खाना और पकाना दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। व्यक्ति हैं वो खाना भी खाते रहते हैं, उसी समय भोजन भी पकता रहता है, यानी कि चूल्हा बंद ही नहीं रहता है उसमें। रसोई घर में व्यस्त है। और मन्नू भंडारी के बारे में सटीक रहता है कि मन्नू भंडारी को क्या करना है, सलाह भी वो देते थे इस संबंध में कि रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ में ही नष्ट हो जाती। जो लड़कियां क्या करती हैं, हमेशा ही उस रसोई घर में के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, तो उनकी जो प्रतिभा है नष्ट हो जाती है। अतः पिताजी ने क्या किया कि रसोई घर की उपेक्षा करते हुए से भटियार खाना कहकर उसको संबोधित किया है। यहाँ विद्यार्थियों एक प्रश्न आया है कि लेखिका और उसके पिताजी के मन में, यानी कि विचारों में जो टकराहट है उसका कारण क्या था? कौन कौन सी टकराहटें थी, किस प्रकार से? तो देखिए विद्यार्थियों, जो लेखिका के जो पिताजी हैं वो क्रोधी थे, शक्की स्वभाव के थे, शक करते थे, अहमवादी स्वभाव के थे और वो चाहते थे कि लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाया जाए, लेकिन वे उसे घर की 4 दीवारें तक ही सीमित रखना चाहते थे, यानी कि उसको बाहर निकलने की उसे छूट नहीं थी। जबकि लेखिका देश में आगे, देश को आज़ाद कराने के लिए और अन्य लोगों में जोशीला जो भाव है उत्पन्न करने के लिए वो उस जो घर है उसकी सीमा से बाहर जाकर भी सड़कों पर अनेक प्रकार के जो आयोजन करके, अर्थात भाषण दे करके और अन्य जो अनशन है वो कर करके, इस प्रकार से वो आगे बढ़ने में विश्वास करती थी और घर तक ही दायरा सीमित नहीं वो रखना चाहती थी। आंदोलनों में अर्थात वो सक्रिय रहना चाहती थी। स्वाधीनता आंदोलन का परिदृश्य प्रिय विद्यार्थियों इस आत्मकथा में प्रस्तुत किया गया है। जो भारत छोड़ो आंदोलन 42 से 47 तक, 1942 से 1947 तक का जो माहौल चला था, वो समय विद्यार्थियों था स्वतंत्रता आंदोलन का समय। इस समय में देशभक्ति की भावना पूरे जोश के साथ बह रही थी। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, प्रभात फेरियां हो रही थी। इस प्रकार के आयोजन उस समय हुआ करते थे। और उस समय क्या प्रमुख था कि स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी कक्षाओं को छोड़कर जुलूसों और प्रभात फेरियों में शामिल होते थे। अब लेखिका ने क्या किया कि लेखिका लड़कों के बीच खुलकर नारेबाजी करती थी और भाषण दिया करती थी। आंदोलन में मन्नू की भूमिका एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी की हो गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक प्रश्न पड़ोसी कल्चर से संबंधित आया है, जिसका विवरण हम पहले देख चुके हैं कि उसमें बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में अपने पड़ोस का बड़ा महत्व है। सुख दुख में सर्वप्रथम वही पड़ोस के लिए काम आते हैं। लेकिन वर्तमान की जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो आधुनिकता का जो प्रभाव है उसके कारण और टीवी संस्कृति के प्रभाव से महानगरों की जो कल्चर है वो उस कल्चर में रहने वाले लोगों को इतना आत्म केंद्रित बना दिया है, उनको पता ही नहीं हमारे पड़ोस में कौन रहता है। आस पड़ोस जी वो उन लोगों से क्या हो गए, बेगाने हो गए, अलग हो गए। उसका कारण है कि धन उपार्जन की, यानी कि धन प्राप्ति की केवल लालसा के मन में उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं। पड़ोसी कल्चर से वो लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने पड़ोसी कल्चर का उदाहरण दिया है कि जो पड़ोस में रहने वाले जो आमजन हैं, व्यक्ति हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो हमारे सुख दुख में काम आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों कुछ 3 मुहावरे, यहाँ पर 4 मुहावरे प्रयुक्त किए गए हैं और आपको आपके इन व्याकरण के बिंदुओं में के अंतर्गत दिया हुआ है कि मुहावरे जो हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक में जो आए हैं उनमें से ही आपके कोर्स में शामिल मुहावरे 2 अंक के लोकोक्ति मुहावरे आते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ एक मुहावरा आया था, लू उतारना। यहाँ वाक्य में प्रयोग आया है, उसके आधार पर समझते हैं कि पिताजी के एक दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। लू उतारी का मतलब होता है खरी खोटी सुनाना। पिताजी को खरी खोटी सुनाई।
पिताजी के साथ चुगली की, बेइज्जत उनको किया था। तो ये लू उतारना का अर्थ होता है खरी खोटी सुनाना। आगे आता है इसमें मुहावरे के रूप में आग लगाना। आग लगाना का अर्थ होता है भड़काना, ऐसी बात कहना जिससे क्रोध और भड़क जाए, यानी कि क्रोध को और भड़काना। यहाँ इसमें यदि वाक्य प्रयोग किया जाए विद्यार्थियों, तो वे तो आग लगाकर चले गए, पिताजी दिन भर सारे दिन भभकते रहे, यानी कि क्रोध को और बढ़ाने का काम उन्होंने कर दिया था। एक मुहावरा है विद्यार्थियों, थू थू करना, यानी कि घृणा प्रकट करना अर्थात धिक्कारना। वाक्य प्रयोग ले सकते हैं, लोग घर आकर थू थू करके चले गए, अर्थात धिक्कार करके चले गए, घृणा प्रकट करना, धिक्कारने का कार्य करना। एक और आया विद्यार्थियों से मुहावरा, आग बबूला होना, अर्थात अत्यंत क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। वाक्य प्रयोग ले सकते हैं विद्यार्थियों, परीक्षा में मेरे अंक कम आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं पाठों के उन्हीं प्रश्न उत्तरों के क्रम में। यहाँ पर बताया गया है आपको कि मन्नू भंडारे के व्यक्तित्व की कोई 3-4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ नेतृत्व क्षमता का विकास उसमें हुआ था, तो पहला बिंदु हम लिख देंगे, उनमें नेतृत्व क्षमता थी। वो कॉलेज की छात्राओं को एकजुट करके उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार रहती थी और देश प्रेम से ओतप्रोत वो भाषण भी दिया करती थी, हड़तालों में शामिल हुआ करती थी। तो उनमें लीडरशिप की भावना थी, नेतृत्व क्षमता उनमें थी। दूसरा है साहित्यिक चेतना उनमें थी, विभिन्न प्रकार की साहित्य को पढ़ने की उनके मन में ललक हुआ करती थी। तीसरा है विद्रोही भावना, उनके मन में विद्रोही भावना भी थी। पिताजी से विद्रोह करके उन्होंने अपनी पसंद से वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था, जो कि कवि और लेखक जो थे राजेंद्र यादव, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। तो नेतृत्व क्षमता, साहित्यिक चेतना, विद्रोही स्वभाव इस प्रकार से हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताया गया है, लिख भी रहा है कि व्यास सम्मान। तो विद्यार्थियों व्यास सम्मान प्राप्त ये कृति है और 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय द्वारा लिखे हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य हेतु ये व्यास सम्मान दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ये माना जाता है। विद्यार्थियों भारतीय ज्ञानपीठ में क्या मिलता है और व्यास सम्मान में क्या मिलता है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा आपके पाठ से अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो भारतीय ज्ञानपीठ में विद्यार्थियों आपको 11 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की जो कांस्य प्रतिमा है वो दी जाती है, जबकि जो व्यास सम्मान है उसमें 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ व्यास सम्मान से सम्मानित ये जो कृति है, एक कहानी यह भी ये मन्नू भंडारी जी की जो आत्मकथा है, जिसे आत्मकथ्य कह सकते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि आत्मकथा और आत्मकथ्य में हालांकि कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी आत्मकथा एक जीवन के स्वयं के जीवन के बड़े कलेवर को लेकर चलती है, विस्तृत क्षेत्र को लेकर के चलती है, जबकि आत्मकथ्य जो होता है जीवन का एक कोई निश्चित जो बिंदु होता है, निश्चित जो क्रम होता है, जीवन की कुछ विशेषताएं होती हैं, किन्हीं निश्चित वस्तुओं या व्यक्तियों का जो विवरण है वहाँ उसमें प्रस्तुत किया जाता है अपने जीवन से संबंधित, तो वह उसमें व्यापकता का अभाव रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आत्मकथा कहें, आत्मकथ्य कहें, मन्नू भंडारी की जो व्यास सम्मान से पुरस्कृत जो कृति है बहुत ही रोचक है। काफ़ी बातें हमें इनके जीवन से सीखने को भी मिलती हैं, इनकी जो आत्मकथा है इनसे हमें सीखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों आगे के जो 2 पाठ आपके रह रहे हैं उनको भी हम शीघ्र ही लेकर के उनके जो लेखक परिचय है, पाठ सारांश है, उसको लेकर के पुनः प्रस्तुत होते हैं। और हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें। आगे पुनः मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।